कंप्लीट इडूटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाला हूं। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप ये इजिली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई थी। दोस्तों ये गलत है, तो इसलिए असत्य पूछा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जब पंजाब का विलय किया गया था उस समय जो वहां का उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। उसी के आदेश पर 1849 ईस्वी में पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था। और दोस्तों यह फैसला कब लिया गया था कि पंजाब को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाएगा। तो ये जब गुजरात की लड़ाई हुई थी, सिख जो साम्राज्य था उसको हटा दिया गया था, उसके बाद में दोस्तों इसका विलय किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि ए ऑप्शन भी करेक्ट है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, मतलब इसका विलय कर दिया गया था। फिर है बी है यहाँ पर कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। और दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सही हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो असत्य पूछा था तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 1889 ईस्वी से, क्योंकि दोस्तों जो 5th सेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये आंदोलन था या फिर कह सकते हैं अधिवेशन जो था ये दोस्तों बंबई में हुआ था। और यहाँ पर 9 महिलाओं ने इसमें शामिल हुई थी इस अधिवेशन में। और पंडिता रामाबाई ने यहाँ पर भाषण दिया था, क्योंकि वहां पर महिलाओं के विरुद्ध की जो विधवा महिला होती हैं उनका सिर मिड़वाने का दोस्तों वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी के विरोध में पंडिता रामाबाई ने जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने वो जब भाषण दे रही थी तो वहां पर जो भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गई थी। और सभी लोग, क्योंकि उस समय साउंड वगैरह हुआ नहीं करते थे तो पीछे तक आवाज नहीं पहुंचती थी, तो आगे लोग बढ़ बढ़ के आने लगे। तो पंडिता रामाबाई ने कहा था कि क्या आपने इससे पहले कभी भी औरतों की आवाज सुनना आपने पसंद किया है। तो इस तरीके से उनका बहुत जोरदार भाषण था। तो 1889 से कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रम को इंगित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता और फिर अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार था वो आया, उसके बाद 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग त्रासदी हुई, उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर जो भारत छोड़ो उसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने अनुशंसा की थी, क्योंकि दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य दोस्तों ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। और दोस्तों जो महात्मा गांधी थे इनके द्वारा कांग्रेस समिति से मुंबई अधिवेशन में ये दोस्तों यहाँ से शुरू किया गया था कि मुंबई का जो अधिवेशन था कांग्रेस का जो मुंबई में हुआ था वहां से ये स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो अनुशंसा की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। तो यहाँ पर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। 6 नंबर क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो यहाँ पर मातंगिनी हजारा को दोस्तों बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। फिर दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालाक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले खिज्र खां हो जाएगा, उसके बाद मुबारक शाह,
और उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। तो 4 नंबर पर तो 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन आपको चुनना है कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, या फिर उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो केवल दोस्तों एक सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ है कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इल्तुतमिश ने सिजदा मतलब दंडवत तथा पाबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए दोस्तों ये आरंभ किया था, या फिर बलबन ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ना तो एक और ना ही दो सही हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है। तो यहाँ पर हमें गुप्तकालीन सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों भक्ति, फिर विषय, फिर गीत, फिर ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर होयसलेश्वर मंदिर जो है दोस्तों वो यहाँ पर वास्तुकला की वेसर शैली का दोस्तों उदाहरण है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये नाटककार थे तो इसलिए प्रसिद्ध थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अब दोस्तों सी ऑप्शन है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में दोस्तों वर्णित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है डिस्क्री, अध्यादेश, समादेश या फिर अधिसूचना। तो यहाँ पर समादेश जारी किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा दोस्तों प्रभारी है। तो यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, तो ये नहीं है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, ये भी सही। दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक आ जाएगा कि रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन।
तो दोस्तों ये बिल्कुल पहली हुआ है, तो यहाँ पर पहले बार हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथा हो जाएगा कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, तो 3 नंबर पे और 4 नंबर में, मतलब 1 4 3 2 1 4 3 2 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान है, जो कि चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा चूना भंडारण, जिप्सम, नमक और जस्ता का भंडारण किया जाता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था दोस्तों। तो यहाँ पर 31.2% हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर रेखीय गति का संरक्षण पर कार्य करता है दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे 150 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट सारे आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस होते हैं, या फिर दोस्तों आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, या फिर दोस्तों रेलवे, बीपीएससी, किसी भी दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, जिसमें जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं ये डेली अपडेट करता हूं पीडीएफ, तो वहां से आप इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। दोस्तों जो इको साउंडिंग होती है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि सोलर सेल किसके बने होते हैं। तो ये दोस्तों किससे बने होते हैं, तो अर्धचालक होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है। दोस्तों ये कैसी वर्षा कहलाती है, तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो भारत, जो यूपी का ताजमहल है यहाँ पर, वो दोस्तों इसी अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों पीला पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मथुरा में दोस्तों एक रिफाइनरी है तेल की, उसी वजह से दोस्तों रिफाइनरी से क्या सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा निकलता है, और नाइट्रिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसेस निकलती हैं, तो इनके कारण वहां पर अम्लीय वर्षा होती है, जिसके की जो वहां का मार्बल है वो दोस्तों पीला पड़ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर रेहोडियम को दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पोषकों जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस होते हैं, तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अंडा में दोस्तों सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें प्रोटीन का पाचन की क्षमता होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अंडा हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करना, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन करना, बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान, दोस्तों ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, तो ये भी गलत है। अब दोस्तों क्या है कि नहीं पूछा था तो एक ही दोस्तों गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। दोस्तों ऐसा कौन सा शैवाल है जिससे
आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो लेमिनेरिया जो दोस्तों जो शैवाल है उसी के द्वारा हमें आयोडीन मिलता है। इसलिए दोस्तों जो आयोडीन की जो हमारे जैसे कि यहाँ पर नमक में होता है, तो यहाँ वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है। और लेमनेरिया दोस्तों जो शैवाल है उससे आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। और दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। आपको याद रखना है घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 35 नंबर क्वेश्चन है इसमें मैग्नीशियम से दोस्तों ये धातु क्रिया करके दोस्तों जो H2 है वो विस्थापित कर देती है। अब नेक्स्ट दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को यहाँ पर आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो आपको ये चीज याद रखनी है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। दोस्तों कीट पकड़ने वाला कौन सा पौधा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेपेंथिस है, क्योंकि यहाँ पर ये कीट बच्ची पौधा है। क्योंकि ये दोस्तों कीट क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों को खा जाते हैं और इनका नाइट्रोजन पूरा हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर नेपेंथिस हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन B12 की कमी से सीलियक रोग हो जाता है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जो कि जेली के फॉर्म में होता है। तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है। तो यहाँ पर इन विट्रो जीन बैंक है, आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 क्वेश्चन का। 41 है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो यहाँ पर 2002 में दोस्तों ये जारी किया गया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हैरिस टोडरो मॉडल जो है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से मॉडल दोस्तों जो है वो व्याख्या करता है। तो हैरिस टोडरो मॉडल है, आपको याद रखना है। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मधुबनी दोस्तों है, दोस्तों ये बिहार में आ जाता है, तो इसलिए चौथा हो जाएगा। फिर दोस्तों लेपाक्षी है, तो ये 3 नंबर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर पट्टचित्र ये दोस्तों ओडिशा का है, तो यहाँ पर याद रखना है। और वारली ये सभी पेंटिंग्स हैं जो कि महाराष्ट्र की हैं। तो यहाँ पर 4 3 1 2, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी दोस्तों पेंटिंग जो है वो बिहार में है, लेपाक्षी ये आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा और वारली जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, तो इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दोस्तों ये संबंध स्थापित करता है, तो आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है फिर से सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलान करना है। तो यहाँ पर जो कहलगांव है वो दोस्तों जो कहलगांव है वो आपका बिहार में पड़ जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। खरगोन 1 मतलब मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और जो कुडगी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर कर्नाटक हो जाएगा। तो 2 1 4 3, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्ल मार्क्स हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन्होंने दोस्तों यहाँ नहीं लिखा है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था। तो दोस्तों ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, तो आपको याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों
लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा आपको 150 ये प्रश्न जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है उसमें सभी में दोस्तों 50-50 क्वेश्चन है। तो अगर आप ये पूरे देख लेंगे तो आपका दोस्तों जो जीएस का पोर्शन है वो बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए या सभी के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट में इसका उत्तर बताना है। अब कल हम जब ये अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें इसका आंसर करेंगे। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, शराब के लिए प्रसिद्ध है, बुनाई के लिए या दोस्तों इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। देखते हैं कितने लोगों को दोस्तों ये पोचमपल्ली दोस्तों आता है, कितने लोग यहाँ पर डेडिकेटेड होकर के यहाँ पर सारी चीजें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।